नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी के सिलसिलेवार राजनीतिक हमलों से मोदी और उनकी टीम थर्राई हुई है। इंडिया ब्लॉक ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा और ना वो कोई मौका छोड़ रहा है केंद्र की सरकार को घेरने का, भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का। और जो हमले हैं राजनीतिक, उससे इस अंदाज में इस कदर सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा का पूरा कुनबा मुश्किल में दिखता है और कुछ ना कुछ ऐसी दिशा में वो बढ़ता नजर आता है जिसे हम कह सकते हैं कि फिर वो पुरानी राह पकड़ रहा है। खासकर जो कुछ 5 राज्यों के जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 2023 में और फिर 2024 लोकसभा चुनाव, जहां टिका रहा, वो जो मुस्लिम और हिंदू वाला जो एक खेल था वो होता रहा और उसका खामियाजा भी काफी जमकर भुगतना पड़ा साहेब को, उनके दल को। लेकिन वो रहा नहीं छोड़ रहे हैं वो, और ये वजह भी है कि उनके पास कुछ है नहीं ऐसा जिससे देश को अब भरमाया जा सके। और शायद यही वजह है कि जो राज्यों की सरकारें हैं, खुद केंद्र से जो चीजें निकल रही हैं, वो सब कुछ फिर वही हिंदू और मुस्लिम वाला जो एक फैक्टर है उसी तरफ बढ़ रहा है और सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम ज्यादा होता नजर आ रहा है। और शायद राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाकर यहां तक पहुंचे हैं, तो कैसे उस मोहब्बत की दुकान को पुनः बंद कराने की कोशिश, जो कह सकते हैं इस रूप में की जा रही है या करने की कोशिश हो रही है कि फिर हम हिंदू मुसलमान करें और ये मोहब्बत की दुकान फेल हो जाए या राहुल गांधी रुक जाए। लेकिन स्पष्टता नजर आता है कि ना तो राहुल गांधी रुकने को तैयार है, ना टीम जो उनकी है, इंडिया ब्लॉक है, वो रुकने को तैयार है। बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सीधे सीधे दो दो हाथ हैं और अब जो 3 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, और साथ साथ कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की सीटें रिक्त हुई हैं। विधानसभा जो रिक्त सीटें हैं वहां उपचुनाव होना है। तो कैसे ब्रांड मोदी को चमकाया जाए, कैसे ब्रांड मोदी को पुनः एक मुख्य धारा में लाया जाए। ब्रांड मोदी जो है चमक हो चुका है, साफ है। और अब तो प्रधानमंत्री जैसे रोज रोज देश के सामने आते थे, नजर आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। और संसद में भी वो होते जरूर है लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति उस तरीके से नजर नहीं आती जैसे पहले होती थी। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, हालात हैं, उसमें ये जो चुनाव सामने है बहुत महत्वपूर्ण है, चुनौती बहुत बड़ी है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो पुराने हथकंडे हैं, पुराना जो राग है, राग मुसलमान, प्रहार मुसलमान, वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या वो सब कुछ ये जो राज्यों में होने वाले चुनाव हैं विधानसभाओं के, इस जो ब्रांड मोदी है उसे चमका पाएगा? क्या इस जो एनडीए है या भारतीय जनता पार्टी है उसकी चुनावी नैया पार करा पाएगा? राहुल गांधी का जो एक बहुत सख्त रुख है और जो एक के बाद एक हमले वो कर रहे हैं, उसको क्या ये धार को रोक पाएंगे? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए चलेंगे खास पैनल, जो हमारी ये शाम 6 बजे की नियमित डिबेट है, उसमें खास पैनल को हम पहले जुड़ेंगे। जुड़ गई है हमारे साथ, पूरा का पूरा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिल सिन्हा साहब हैं, सुशील दुबे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी हैं, और भी हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे सीधे सीधे अनिल सिन्हा साहब से करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा फिर शुरू हुआ है, राग मुसलमान, प्रहार मुसलमान, क्या ये, इसको कैसे देखा जाए? ये नैया पार करा पाएगा ये? इसके अलावा वैसे विकल्प दिखता नहीं है कि केंद्र सरकार के पास, बीजेपी के पास, या जो उनके धड़े हैं उनके पास कुछ नजर आ नहीं रहा है। कैसे देखा और कैसे लिया जाए, अनिल साहब? देखिए, क्या है कि उनके पास मॉडल था 2 तरह का। एक मॉडल तो उन्होंने एक्वायर कर लिया था, वो गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल, गुजरात का मॉडल उन्होंने कहा, लेकिन विकास का मॉडल की इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर, मतलब ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है उसके जरिए देश में विकास लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी और ये सब आपने सुना ही, काला धन वापस लाएंगे। मतलब एक ऐसा रेजिम गवर्नमेंट जो कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेगी, जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देगी, और सिर्फ विकास उसका नारा होगा। विकास का जरिया वही था जो मनमोहन सिंह की या जो पहले की नीतियां थी। ये उन्होंने
दिखाया, मतलब ये उसमें उनका कितना विश्वास था या कितना कर सकते थे वो अलग है। छोटे से राज्य में गुजरात के बाद का जो मॉडल चला था 2014 में, मीडिया ने उसमें छुपाया बहुत सारा चीज कि गुजरात डेवलप्ड स्टेट पहले भी, जो बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीन जो है, और फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब पीछे थे। महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल पहले से था। तो ये राज्य जो है ये डेवलप्ड स्टेट थे इंडस्ट्रियली, और इनके यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कोई बिहार, यूपी, ये जो बीमार हुए स्टेट जिसको आप कहते हैं, मध्य प्रदेश, वो नहीं था। लेकिन इन्होंने ऐसा फैलाया जैसे कि मोदी ने गुजरात में, और इनका तो एक कहानी रहती है कि पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो जो गुजरात को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि गुजरात में एकदम जैसे कि बहुत ही दूध की नदियां बह रही हैं, वहां अमूल था भी। तो ये जो है ये नैरेटिव इनको इन्होंने चला दिया और लोगों ने विश्वास कर लिया। इसीलिए कि मीडिया, पूरा कॉर्पोरेट मीडिया ने, अगर हम लुक बैक देखते हैं तो मीडिया ने, अब किस वजह से, इसमें क्या कंस्पिरेसी थी या नहीं, लेकिन मीडिया ने मनमोहन सिंह की सरकार को, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने में या केजरीवाल का मूवमेंट करने में, सब में बहुत उनको मदद दी उन्होंने, और वो एक नैरेटिव बन गई। वो नैरेटिव लेकर आए, लेकिन 2019 आते आते वो नैरेटिव खत्म हो गई। और बालाकोट और ये नहीं होता, मतलब पुलवामा और उसके बाद बालाकोट नहीं होता, तो इन घटनाओं की अनुपस्थिति में कोई चांस नहीं था कि 2019 में रिपीट होते। चौकीदार चोर वाला जो उनका नारा था राहुल गांधी का, वो सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन उसमें भी मीडिया और इसके जरिए उन्होंने वो बना लिया। अब है क्या कि उनका कोर है ये मुसलमान और हिंदू। ये 1900, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर दोहराऊंगा कि पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थोड़ा बहुत इतिहास, दूसरे देशों का इतिहास भी पढ़ने का अपने को ये रहा है, मतलब दिलचस्पी हमारी रही है। कोई मुल्क में कोई भी और मतलब पार्टी, इवन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर जो है, उस पर तो काफी पढ़ा है अपन ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी पढ़ा है। कोई पार्टी, कोई भी संगठन 100 साल तक एक ही थीम पर चले, ऐसा नहीं हुआ है। वहां भी लेनिन आए तो स्टालिन ने उसको बदला, उसकी थ्योरी को, लेनिन स्टालिन की थ्योरी को खुरुश्चेव ने बदला, और फिर आप देखते हैं गोरबाचोव, और फिर पूरा यूएसएसआर कहाँ है अब आज देख रहे हैं। वहां भी माओ से तुम थे, बीच में बहुत सारा लीन प्याओ, ये क्या कहते हैं, और ढेर सारे नाम हैं, ये क्या कहते हैं, ये ना हम तब अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। ये सब हुआ, अंत में देन शाओपिंग, और अभी आप सी जिनपिंग देख रहे हैं। सब ने चेंज किए पॉलिसीज में, जो बेसिक डॉक्यूमेंट था मार्क्सिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का या जो मार्क्सिज्म का, उसको बदलने की कोशिश की। एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में है, शायद जमाते इस्लामी या इस तरह के कुछ और संगठन होंगे, हैं जो भी, जिनका भी उसी तरह का है। उन्होंने भी 100 साल में, 150 साल में जो ये जो फंडामेंटल है वो बदला नहीं। आरएसएस वही ऑर्गेनाइजेशन है जो 1925 से लेकर आज तक सिर्फ मुसलमान, अब इस बीच में कितना हो गया, मुसलमान के 2 कंट्री बन गए हिंदुस्तान से अलग होकर के, क्या कहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मुसलमान की बड़ी संख्या चली गई यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने भी मान लिया यहाँ के देश के मुसलमान कि ये हमारा कंट्री, जिनको था कि भारत में हमको रहना है वो यहाँ रहे। कोई मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, बांग्लादेश अब बाद में बना, उनका मुल्क है, यहाँ यही रहे। मैं तो ये कहूंगा कि 95% भी नहीं, 99% ऐसे लोग होंगे जो मुल्क की सरहद से पार भी नहीं गए हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह भी नहीं गए हैं। ऐसे लोगों को बराबर उनको ध्यान दिलाना कि आप बाहरी हो, और ये हिंदुस्तान में एक तरह से मतलब ये हो गया एबरेशन जिसको बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ आ गए। अब वो अलग किस्सा है कि कैसे यहाँ इस्लाम बना, यहीं के लोग थे, बाहर के लोग कितने आए, वो अलग किस्सा है। अभी ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है,
राष्ट्रवाद का जो बालाकोट उरी ये क्या कहते हैं ये मॉडल था वो भी फेल हो चुका है। अब उनको एक ही सहारा है कि आपस में लड़ाइए और हिंदू मुसलमान करिए। ये बहुत जोर से जारी है। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे वही मिलेगा, आसाम जाएंगे वही मिलेगा, महाराष्ट्र में भी उनका बहुत तेजी से चालू है। एक कौन संगठन है जिसका नाम अभी मैं भूल जाता हूँ, उसके कुछ सभाएं होने लगी है और हर जगह जो है वो जो एक तरह का जो उनका कट्टरपंथी ये है, नाम उसका भूल जाता हूं मैं, तो वो उनका चालू हो गया है। तो वो करेंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे इसी मुद्दे पर। औरंगजेब सब जी चालू है। बिल्कुल बिल्कुल। ये का लव जिहाद के कानून बन गए। आपने अभी देख ही लिया कि वहां किस तरह से अयोध्या वाला जो गैंग रेप है, अब इसके पहले लगता है कि जैसे गैंग रेप पहली बार हुआ हो यूपी में, और इसी तरह से उसका ऐसी चर्चा कर रहे हैं जैसे ये लोग नहीं होते तो गैंग रेप होता ही नहीं, और उसको एक कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक पार्टी से जोड़ने की कोशिश। ये लेकिन चल नहीं पाएगा, चल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी कंसिस्टेंटली उनके नेतृत्व में, और भी लोग, आप राहुल गांधी का नाम लीजिए, अभी मैं संसद के सत्र के देखता हूं तो एक से एक वक्ता आ गए हैं। टीएमसी की अभी मैडम स्पीच उसका देख रहा था, एक मैडम का जबरदस्त स्पीच कर रही थी और बहुत बढ़िया उसने बताया कि कैसे आप गौ माता के नाम पर आप कुछ नहीं वो गौ माताएं मर रही हैं और आपको कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया पॉइंट रखा। इसी तरह से केरल का एक सीपीएम का एमपी था, उसने कहा कि नेहरू के लिए एक मंत्रालय ही आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से अटैक जो संसद और संसद से बाहर दोनों अटैक, और राहुल गांधी का एक तो इमेज भी, जिस तरह से वायनाड गए, ऐसी परिस्थितियों में कोई मंत्री कोई कहीं जाने वाला नहीं, यहीं से खाली ये मारता है वहां जा करके स्पॉट पर। तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन जो कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जबकि कोई आपके पास नहीं है तो आप जिसकी ओर देख सकते हैं, ऐसी अपनी छवि बना रहे थे। एक तो ब्रांड जो आपने कहा ब्रांड वाला, वो मोदी ब्रांड फेल हो रहा है, एक नया ब्रांड राहुल गांधी का उभर रहा है। और दूसरा जो अटैक है, क्योंकि इनके पास आइडियोलॉजी है। अब इंडिया गठन का मार्क्सिज्म से लेकर के गांधीज्म तक का एक ब्रॉड एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ब्रॉड आइडियोलॉजी है, जिसमें कि ह्यूमैनिटी है, जिसमें नॉन वायलेंस है, जिसमें कि ब्रदरहुड है, सब कुछ है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति कमिटमेंट है। तो ये जो कंट्रास्ट है, इसको मीट आउट करने का उनके पास कोई ये नहीं है, मतलब कि कोई उनके पास प्लानिंग हो नहीं सकती और नहीं इनके पास कोई कैपेसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लेकिन वो चूंकि अब कुछ नहीं है तो कैसे उसको रोका जाए। धनंजय सर जो बात अभी कही है, अनिल सर ने कही है, हम वो बार बार वही बात करते हैं कि आपके पास रोकने के लिए जो तूफान है, राहुल नामक तूफान है, या जो इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से अपने कार्ड्स को बहुत क्लेवरली खेल रहा है, प्ले कर रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे उनके पास वक्ता है। सदन में भी आपको फजीयत की जा रही है सत्तारूढ़ दल की, और सदन के बाहर तो सड़क पर तो हो ही रही है। तो ये जो पूरा कार्ड सिर्फ मुस्लिम पर फिर आकर केंद्रित हुआ है। हम बार बार देख रहे हैं, जो भी बात असम की गई, असम में तो ये भी होगी कि अगर मुस्लिम जमीन बेचेगा तो वो मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगी, और भी बाकी बहुत सारे फैसले ऐसे हैं। और हर तरफ से वही मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, चूंकि चुनाव निकट है। आपने औरंगजेब की बात भी आपने देखी, औरंगजेब खुद अभी अमित शाह कह के आए। ये सब इसी से रोकेंगे राहुल गांधी, यही एक रोक पाएगा, इसके अलावा नहीं रोक पाएगा, जबकि ये तो नुकसान पहुंचा है। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल है कि आम आदमी को जो चीजें चाहिए आप दे रहे हो या नहीं दे रहे। वो राहुल गांधी भी नहीं देंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी को हटा दिया गया, जी राजीव गांधी को हटा दिया गया। तो आप मनमोहन सिंह को हटा, मनमोहन सिंह ने खूब दिया तो भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो दिया वो एक तरफा हो गया। तो मोदी जी नहीं हटेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। राहुल गांधी हैं, अच्छी बात है, राहुल गांधी नहीं होते तो कोई और होते। हटना तो इनको है, ऐसा तो है नहीं कि ये 65 साल तक यही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो है, ये बहुत इनका गेम जो है, जो आरएसएस का पूरा जो भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब कि इनका 99 साल से एक ही एजेंडा है। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूं भाई साहब, 99 साल पहले जो एजेंडा था, या जो 99 साल के आजादी तक जो एजेंडा था, वो गांधी एजेंडा में थे। गांधी के खिलाफ उनका था कि गांधी गड़बड़ है। ये उनके एजेंडे में तो था, तो वो
बना रहे थे ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार तो बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो मुसलमान इसका मतलब उनके एजेंडे में नहीं थे, उनके एजेंडे में गांधी थे। गांधी से होते 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 फिर अब मुसलमान पे ये जो जब ये लागू हुआ, लगा कि ये आरक्षण लागू हुआ वगैरह वगैरह लागू हुआ, तो उनको लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कहीं से कहीं और चला गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कांग्रेस हटी तो कोई और आ गया। तो फिर इन्होंने फिर एक खड़ा किया कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए निकले, मुसलमान को विलन बनाया पूरी तौर पे कि अब मुसलमान विलन, गांधी विलन फिर मुसलमान विलन। अब देखिए आप रीड कीजिए इसको कि ये जो आपने जिक्र किया वहां का अयोध्या वाले कांड पे, या उससे उसके इतर में बताऊं, आप आ जाइए गोमती नगर में जो लखनऊ में कांड हुआ और कहा कि एक यादव और मुस्लिम, यादव क्यों पकड़ के लाए? पहले तो मुसलमान विलन था, अब यादव भी विलन हो गया। आदित्यनाथ के विधानसभा में बोलने का अर्थ क्या है? वो चिन्हित कर रहे हैं कि यादव जो है वो गड़बड़ कर रहा है हिंदू समाज में, और ये इसलिए कह रहे हैं कि आरएसएस को पता है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पूरी सत्ता बदल दी। यादव मुस्लिम गठजोड़ एवं 22 समीकरण, एवं 22 का तोड़ अभी तक मिला नहीं है बिहार में उनको, और बिहार में नहीं मिला इसकी बहुत परेशानी है, समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश में भी जाने वाला ये भी उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी गए हम, और गए तो आने वाले नहीं है। बिहार में जैसे पिछले 33-34 सालों से नहीं है, जो आरएसएस जिनको माथे पे लेके चलना चाहता है वो नहीं आने वाले हैं। इस बार और एक्सपोज हो गया कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ओबीसी लेकर के आए लोग, ये कि हम प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री ओबीसी को बना दिया, देखो दलित को राष्ट्रपति बना दिया, देखो आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन बाबा जो प्रवचन देने वाला है मुक्ति वही मिलेगा। ये पिछले 40 साल में आप गौर कीजिए कि जितने कथावाचक हैं वो हर जात में पैदा हो गए, सब जात के कथावाचक, वो सब राम के पास और भगवान के पास और फलाने के पास ले रहे हैं। मुसलमानों में भी वैसे सब जगह पैदा हो गए, सब ले जा रहे हैं अल्लाह के पास ले जा रहे हैं, इतने प्रवचन देने वाले पैदा हो गए सब। चलिए धर्म वहीं पे मुक्ति है। और जो सरकार क्यों बनाई थी हमने, सरकार की परिकल्पना क्यों थी, देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, इतने लोग क्यों मरे देश की आजादी के लिए, बट वो जो है पटेल ने सारे रियासतों को एक करने की लड़ाई क्यों लड़ी थी। जो अंबेडकर साहब थे वो दलितों और वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो संविधान इतना बड़ा लिखा क्यों लिखा, जब सब ऊपर वाला ही करता है। तो ये सब ऊपर वाला जो करता है, इसको और मजबूती दी इन्होंने आरएसएस ने, और इस मजबूती की वजह से अब देखिए ना, वो दलित मुख्यमंत्री है या पिछड़ा मुख्यमंत्री है या कोई है, सब जो है चलो भगवान के पास। अरे भगवान के पास जाने के लिए तुमको आने की क्या जरूरत है भाई? हम लोग तो छठ व्रत मनाते हैं ना, बिना किसी के चले जाते हैं भगवान के पास। हम कोई मंत्र भी नहीं पढ़ते। छठ में क्या होता है, कोई मंत्र पढ़ता है क्या? वहां भी देखिए अनिल भाई साहब, छठ में भी अब पूजा होने लगी है, सूर्य भगवान वहां भी बैठ गया करके, और वहां भी मंत्र पढ़ा जा रहा है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अरे छठ व्रत में सूर्याय नमः काहे के पढ़ रहा भाई तू? छठ व्रत जो है वो है भगवान से सीधा संबंध है, लोक पर्व है इसलिए लोक पर्व, लेकिन लोक पर्व को वो शास्त्रीयता में बांध रहे हैं। 200 साल बाद देखिएगा वो लोक पर्व नहीं बचेगा, इतना बर्बाद कर देंगे। तो इनका एजेंडा है सबको तहस नहस करके मंदिर में के पास बिठा देना। मंदिर से बहुत मुश्किल से लेकर के आए हैं लोग, लेकिन मंदिर ने साथ नहीं दिया है इतनी धनंजय भाई। लंबी लड़ाई लड़ी गई, और ये लड़ाई मंदिर ने धोखा दिया है आपको, उस नहीं, हिसाब से मंदिर ने दिया धोखा दिया कि नहीं, मंदिर को मैं नहीं मानता धोखा दिया, लेकिन मंदिर के नाम पे जो तमाशा कर रहे हैं उन्होंने तो शुद्ध रूप से धोखा दिया। अडवाणी अब जिस मंदिर ने अडवाणी जी को धोखा दे दिया, जिस मंदिर वालों ने अडवाणी जी को धोखा दे दिया, वो मंदिर वाले धनंजय कुमार को प्यार करेंगे, ये तो सोचना ही बड़ी बेवकूफी है। कैसे हम सोच ले भाई? अडवाणी से बड़ा कोई बीजेपी का नेता था क्या? मोदी जी कहां थे उस वक्त जब अडवाणी, अमित शाह किधर थे, क्या कर रहे थे? तो अब जो है आरएसएस को ये पता चल गया है कि हमारा भांडा फूट गया है। अब आने वाले 20-25 वर्षों तक आप गौर कीजिएगा कि जो दलित, जो पिछड़ा इनके साथ खड़ा होगा उसको इलाके से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा मतलब संसदीय राजनीति में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धोखा। और ये जो अभी हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इसके पीछे भी लोग वो सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए किया मुझे नहीं मालूम, वो विश्लेषण करते रहे, विद्वान लोग बैठे हुए हैं सारे चैनलों पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उससे जो जा रहा है समाज में मैसेज लड़ने वालों के पास, वो जो ये जा रहा है कि इनको पता है कि पिछड़े से ये जीत नहीं सकते। पिछड़े 50% पिछड़े हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है।
और वो नौकरी आज नहीं, कल नहीं, परसों लेके रहेंगे, क्योंकि नौकरियों में ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है बहुत भारी सवाल है। सामाजिक न्याय पिछले 75 सालों में कहाँ हुआ? जातीय भेदभाव जो है वो आज भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। भाई आरक्षण तो दिया गया था जातीय भेदभाव के लिए कि जातियों, निचली जातियां भी ऊपर आ जाएंगी तो भेदभाव खत्म हो जाएगा, कि भाई कमिश्नर जो है दलित भी है, कमिश्नर पिछड़े भी है, कमिश्नर जो है अगड़े भी हैं, सब है। जाति खत्म करने के लिए, जाति के बीच भेदभाव है, इसको खत्म करने के लिए पिछले 40 सालों में क्या हुआ? मंदिर तो आंदोलन हो गया, हिंदू सब एक इकट्ठा हो जाओ, हो गए इकट्ठा, लो भैया सरकार बना दी हमने तुम्हारी। लेकिन हिंदू इकट्ठा होने के बाद अस्पृश्य अभी भी क्यों बचा हुआ है? क्यों आप जो है कोई एक लड़का और एक लड़की जो अगर शादी करना चाहता है, नीचे ऊपर जात है, तो उसको लाठी लेकर के मारने के लिए चले जाते हो? नहीं जाना चाहिए, उनको तो बचाना चाहिए। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब नए नए शब्द जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? लेकिन अब ये गड़बड़ ये कर रहे हैं कि इनका थर्मामीटर गड़बड़ा गया है, बुखार सही नाप नहीं रहा है, इनका जो आरएसएस का थर्मामीटर है। तो इनका थर्मामीटर कर रहा है कि अभी भी हिंदू मुसलमान करोगे चलेगा। अरे खत्म हो गया वो। जैसे राम भगवान आपको नहीं जीत दिला पाए, वैसे हिंदू मुसलमान से आप सत्ता में नहीं आओगे, और कभी नहीं आए थे आप। मोदी जी ने वो साधु का वेश भरा था, जो पंचवटी में जो हुआ था सीता के साथ, वही भेष धरा था। और जो आपने कहा कि गुजरात में बहुत दूध की नदियां बह रही है, मूल तो पहले से था, वो तो पटेल जी ने वहां पे दूध की नहीं नदी बहाई थी। और उसको जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि ये जो तरक्की है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से तरक्की। अरे सड़कें डूब रही हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से डूब रही है कि नहीं डूब रही है? और मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ संजीव भाई और अनिल भाई साहब, सर कि अगर वाकई गुजरात इतनी तरक्की कर गया होता, तो जो गुजरात से गाड़ियां मुंबई आ रही हैं उसमें मराठी भर के आ जा रहे हैं या गुजराती भर के आ जा रहे हैं? अहमदाबाद कौन जा रहा है बैठ करके? मराठी जा रहा है। मराठी को जाना चाहिए था ना, गुजरात में सब नौकरियां रखी है तो। लो साला गुजराती ही भाग करके आ रहा है मुंबई नौकरी करने के लिए। क्यों आ रहा है? इसका मतलब है गुजरात में तरक्की नहीं है। मेरे पास कोई और थर्मामीटर नहीं है, मेरे पास रेलगाड़ी थर्मामीटर है। मैं रेलगाड़ी से समझता हूँ कि गुजरात से राजस्थान से जो धनंजय भाई रेलगाड़ियां आ रही हैं। एक लाइन में यही है कि वो जो अब कुछ नहीं है इसलिए यही होना है और ये होता रहेगा। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ, यदि आप मुझे अनुमति देंगे या आप कुछ और कहना चाहें तो आप करिए खत्म। मैं नहीं नहीं बिलाल नहीं, भाई के वही पास। कह रहा हूँ कि मैं जो है जी मैं ये कह रहा हूँ कि सारा पर्दाफाश हो गया है। ये अब जी विलन बनाएंगे पिछड़ों को, और पिछड़ों को विलन बनाने के लिए या दलितों में फलाने में ये फिर से जो है एक फूट पैदा करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल लगता है नेताओं को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय अगर कहा है तो सामाजिक न्याय का पहिया घुमाना पड़ेगा। अगर नहीं घुमाएंगे तो फिर एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो अटके हैं, वो उन्होंने कर रखा है कि जातिगत जनगणना तो मैं करा के रहूंगा, ताल ठोकी। बिलाल सर मैं आपके साथ हूँ, सुशील सर के पास जाने के पहले हो गया है पड़ोसी मुल्क हम देखें बांग्लादेश में आज जिस तरीके का जो दृश्य निकल कर आया, पहले से ही था वो जो यही कि जो आप डिक्टेटरशिप के जो बार बार ब्लेम्स होते हैं, आरोप लगते हैं, और बावजूद इसके जो आप भी उसी तर्ज पर उसी अंदाज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ जो विपक्ष की जो अनदेखी होती रही, अब फिर जो नए सिरे से आप वही उसी ट्रैक पर आप पुनः हैं, कैसे देखिएगा, क्या कहिएगा बिलाल सर? संजीव जी, आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देके एक बहुत खूबसूरत रिलेट किया है भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने परसेप्शन को कैप्चर करने की कोशिश की और उसको एक सवाल में ढालने की कोशिश की। देखिए, आज जिस तरह से आपने जो डिबेट शुरू की थी कि हिंदू मुस्लिम पे दोबारा फिर आ गए, तो दरअसल ये हिंदू मुस्लिम की जो कहानी है, ये भी एक पॉलिटिकल परसेप्शन का रिवर्स स्विंग है। दरअसल जो राइट विंग फोर्सेस हैं, वो जो मुसलमानों का जो विरोध करती हैं धर्म के आधार पर, और उन्हें एक एनिमी बना के पेश करती हैं कि साहब ये ऐसा धर्म है जो बाहर से आया और इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में आके बस गए। तो दरअसल इस विचार के पीछे जो उनका व्यवहारिक दुश्मन है, वो इस समाज के पिछड़े हैं, इस समाज के दलित हैं, इस समाज के वंचित हैं, इस समाज के आदिवासी।
तो मुसलमानों के विरुद्ध ये राजनीति करके दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, आदिवासी समाज का धार्मिकरण करते और उस धार्मिकरण को ये एक सांप्रदायिकता में बदलते हैं और फिर उस सांप्रदायिकता को ये हिंदुत्व के नैरेटिव से जोड़ते हैं और उस हिंदुत्व के नैरेटिव को ये राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बता देते हैं। दरअसल ये सारा का सारा जो चक्र है ये सत्ता में बने रहने का है, अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश करने का है और मुसलमानों को दुश्मन बनाकर अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो संख्या का अनुपात है उसको बढ़ाने का है। तो दरअसल वास्तविक रूप से जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। ये दुश्मनी मुसलमानों से नहीं है, इस राइट विंग फोर्सेस की। दरअसल ये दुश्मनी सही मानों में पिछड़ों से है, दलितों से है, आदिवासियों से है, जो पिछले जब से संविधान बना है और उस संविधान के माध्यम से जो देश के हर नागरिक को अधिकार मिले हैं और उस संविधान के माध्यम से जो समता मूलक समाज की एक अवधारणा है या सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है और इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से प्रतिनिधित्व है सत्ता के माध्यम से हर जगह, उसको रोकना है। आपने देखा होगा कि ये वो विचारधारा है कि ये जब जब सामाजिक न्याय की मांग का दबाव इस विचारधारा पे पड़ता है, जब जब आरक्षण की मांग का दबाव इस विचारधारा पे पड़ता है, जब जब उस समाज के अधिकारों को लेकर प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ये फौरन अपने कॉम्युनल एजेंडे पर आ जाती है। इसका एक खूबसूरत उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो ये वो विचारधारा थी जो फौरन कमंडल के रास्ते पे अपना लिया और देश के अंदर एक वो ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाया जिसने मंडल कमीशन की आवाज को दबा तो नहीं पाया लेकिन परसेप्शन बदलने में एक मदद की और जिसकी वजह से ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों में सफल हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 के चुनाव के बाद जो एक बार फिर राजनीतिक परसेप्शन बदला है, राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जहां आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है, जहां सामाजिक न्याय की मांग फिर उठने लगी है, जहां जातीय जनगणना की मांग फिर उठने लगी है और इसके बीच इनका कृत्य, जहां इन्होंने आरक्षण को हमेशा से खत्म करने की बात की है, जहां इन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को और लगभग बेच दिया है, जहां इनके मुंह से संविधान बदलने की बातें आती हैं और मौजूदा परसेप्शन का जो टकराव है उसके चलते इन्होंने फिर वही रास्ता अपना लिया जो इन्होंने मंडल के खिलाफ अपनाया था। दरअसल ये वो मॉडलिंग है राजनीति की जो एक अवधारणा को बदलती है और इस अवधारणा के जाल में फंसाकर ये लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम ये परसेप्शन वास्तविकता में ये दलितों के खिलाफ लड़ाई है, पिछड़ों के खिलाफ लड़ाई है, आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई है, उनके मौलिक अधिकारों पे डाका डालने की लड़ाई है। तो ये कुल मिलाकर ये परसेप्शन है जिसकी एक राजनीतिक भूमिका पूरे देश के अंदर एक फिर तैयार हो रही है और देश एक बार फिर बड़े वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार है देश ने पिछले जो हमने कहा 2023 में भी हमने देखा 5 राज्यों में और लोकसभा में भी देखा कि उसने स्वीकार नहीं किया। सुशील सर, जो हम बात कर रहे थे, अब ये आलम ये हो गया, आप तो उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, नजूल शब्द पे भी कहीं बाबा साहब को आपत्ति हो गई, वक्त संपत्तियों को लेकर चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सिर्फ एक कार्ड, इसके अलावा कोई कार्ड है नहीं कि, और उसमें उसके पीछे यही कि अब राहुल गांधी नामी जो तूफान मैंने जिससे शुरू किया था कि उसको रोकना है तो कैसे रोके, सूझ समझ कोई जो इसी के मार्फत सारा जो अपना राजनीतिक हित और जो चुनावी लाभ दोनों पर आकर टिका हुआ है। क्या कहेंगे संजीव भाई? बड़ा सौभाग्य है कि भगवान मोदी की किस्मत से, मुकद्दर से बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, विश्व विजयी हो सकते हैं। अब वो गांधी जी ने जो अपराध किया था, जो इंदिरा जी ने अपराध किया था, उसको ये परिचय ठीक कर सकते हैं अगर चाहे तो। इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता है। शेख हसीना आपकी हिंदुस्तान आ चुकी हैं, दिल्ली में है,
और आपकी पाकिस्तान बताइए किसने, गांधी जी ने कितना अपराध किया था, पाकिस्तान को कर दिया था, तो दो टुकड़े करा दिए थे। फिर उनका पर और अपराध हुआ इंदिरा जी का कि उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अखंड भारत का सपना मोदी जी पूरा कर सकते हैं अगर कल परसों हफ्ता 10 दिन 6 महीना 6 महीने में बांग्लादेश को बुला लें, उसका पक्का सब देखिए जाएगा, दहशत में तो आ जाएगा ना। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। संजय भाई ये मेरी मांग है आप सबकी तरफ से, 4PM तरफ से मांग है मोदी जी को, भगवान मोदी जी को। अब दूसरी बात संजय भाई, एक कुछ साल हो गए हैं, एक मुंबई में हुआ था, एक कोई हीरोइन 400 का पकड़ गई थी और कुछ मर गया थे, तो एक यहाँ का बड़ा देश का बड़ा चैनल था वो अर्णव गोस्वामी उसका एंकर था, मालिक भी था। वो पूरे 4 महीने तक मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। अगर आपको सबको याद हो तो केवल यही हो पूरे देश में, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। ऐसे ही हमारे देश में इस समय क्या चल रहा है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे हिंदू चाहिए, मुझे कांवड़ चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे अयोध्या वाले राम नहीं चाहिए, मुझे मोदी वाले राम चाहिए। एक प्रशासन बन गया है कि मुझे बस ये चाहिए। खैर अच्छी बात है, बन गया है, लेकिन ये भी पता है कि आज से बहुत साल पहले बहुत बड़ा थिएटर आया था अंधा युग, बड़ा सक्सेस हुआ था देश में। और एक थिएटर आया था, एक पिक्चर आई थी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की, जिसमें ये अंधा कानून है, अंधा कानून सबने देखी, सब बात की। इस समय सब अंधा कानून चल रहा है, शुद्ध रूप से अंधा युग चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में रेप खेला जाए। हम बेरोजगारी भूख विकास को छोड़ के हम रेप खेल रहे हैं खाली इसलिए कि अयोध्या में बीजेपी की नाक कट गई है। कितने एक कह रहा है कि वो मुलायम सिंह लड़कों को कहते कि वो बच्चे भूल हो जाती है। एक देखिए क्या 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 लिमिट है। और एक कह रहा है, एक चित्र दिखा रहा प्रणब रमन्ना के साथ मोदी की, तो मतलब दोनों रेप खेल रहे हैं। विकास का कोई लोगों के पास कंसेप्ट नहीं है, भूख का कंसेप्ट नहीं है, नीड का कंसेप्ट नहीं है, रेल का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अब ठीक है साहब, हम लोगों की मजबूरी है। दूसरी बात, आपको शायद पता होगा सबको कि एक जमाने में लखनऊ के नवाब होते थे। लखनऊ में बड़ी घटनाएं हुई है, मतलब बड़ी घटनाएं बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा। आप सबको मालूम ही है, तो अयोध्या वाला रेप, वो पानी की बरसात, ताज वाली बात, सभी नगर बंकरा में पवन पांडे के लड़के के, निर्दोष लड़के को, अब तमाम बातें। तो उस समय पर जो होते थे ये नवाब लोग, इनके बारे में मशहूर था कि कितने नाजुक थे, कितने कोमल थे, कि जब एक बोरी नमक गलाया जाता था, जो उनके जो खानसामे थे गलाते थे, जब उसमें इतना ढेला बचता था तब वो डालते दाल में या मीट में या किसी चीज में, इतने ना। तो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री भी तो उससे कम थोड़ी है। क्या मशरूम के बारे में पता है आपको? लोग बताते, मुझे नहीं पता है। जिस देश में नेहरू से लेके और आखिरी मनमोहन सिंह तक पढ़े लिखे, भारी पढ़े लिखे, लर्नेड, उनकी जगह पर अगर देश एक चाय वाले को स्वीकार कर रहा है, जो एक फर्जी डिग्री वाले को स्वीकार कर रहा है, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं उसको स्वीकार कर रहा है, गुजरात मॉडल को स्वीकार कर रहा है, तो हम अंधेरा युग में रह रहे नहीं रह रहे आज भी। कौन कहता है 21वीं शताब्दी आ गई? 8,500 करोड़ रुपया संजीव भाई, अभी मैं अनुराग ठाकुर पा रहा हूँ आधे मिनट में, 8,500 करोड़ मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपकी जेब से निकाल लिया बैंक वालों ने। 8,500 करोड़ रुपया। अभी एक बरस से एक और आ गया है, फास्ट टैग में अगर आप हर 3 महीने बाद निकले नहीं, आपने यात्रा नहीं करी, तो आपको मिनिमम चार्ज लगे फास्ट टैग पे। और फास्ट टैग की इतनी केवाईसी कर ली है कि मामूली आदमी तो उसको कर ही नहीं पाएगा, गाड़ी खड़ी कर देगा, और नहीं तो टोल पे आप जाइए, आपको 6 गुना आपको झेलना पड़ेगा। आप हम लोग कहाँ पहुंच गए, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सब्सिडी में आप देख लीजिए, आप गडकरी को कहना पड़ा कि हेल्थ इंश्योरेंस में 28% जीएसटी को खत्म किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी में 28% चला और हम आराम से गान बजा रहे हैं, क्योंकि हमारा 1,80,000 करोड़ वो आ रहा है। कई बातें हैं संजीव भाई, अब बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि कहीं तो समझे, हम जीत गए, अब हार गए। इस देश में वो आदमी इतना बड़ा हो जाता है जो कहता है मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो आदमी कैसे खींचे नहीं फोड़ता है उत्तर बिहार में,
और हम देखते रहते हैं, देश के लोग देखते रहते हैं, उसको लीडर मानते हैं। उस दिन अगर आपको याद हो और सबको याद हो, सब अभी जो घटना हुई है जातीय जो आरक्षण वाली और जंगावादी, अनुराग ठाकुर, देखिए एक बात होती है संजीव भाई कि आपकी जात क्या है, हमें नहीं पता आपकी जात क्या है, हमने पूछ लिया भाई साहब आपकी जात क्या है। एक ये तरीका होता है, सभ्य तरीका होता है। एक गोडसे वाला तरीका होता है कि जिसकी जात कहीं पता नहीं, ये गोडसे वाला तरीका हो गया। अब आप संजीव भाई एक चीज बताइए, मैं तो उस दिन एक बड़े चैनल में मैं बैठा था, मैंने पूछा, मैंने अनुराग ठाकुर, चलो आपने पूछ लिया कि जात बताइए, अब जात के साथ साथ आपको ये भी पूछना चाहिए था राहुल गांधी से कि आपका गोत्र क्या है, आपका विश्वा क्या है, आपके ग्राम देवता कौन है, आपके कुल देवता कौन है, और कम से कम अगर आपका परबाबा नहीं तो आपके जो ग्रैंड फादर है, परबाबा के परबाबा नहीं तो ग्रैंड फादर तक का भी नाम पूछ लीजिए। जब आप पूछ ही रहे हो कि आपकी जात कौन है तो आप इतना भी पूछ लो। तो अब ये देखिए है क्या, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस देश में तमाम बातें होने के बाद भी 10 साल में मोदी जी गोडसे वाले भगवान नहीं बन पाए हैं। आज भी देश में बापू को ही माना जाता है, गोडसे को नहीं मानता मिल पाई है। छोटा मोटा तो चलता रहता है, तो चल ही रहा है। क्या कोई पूछेगा कि कामन में कितने सौ करोड़ की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, कितने अपराध हुए, कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है, और कितने करोड़ घंटों का लॉस हुआ है, श्रम का लॉस हुआ है? कोई पूछेगा इस बात? भक्ति तो पहले भी होती थी, भक्ति तो मेरे 64 साल की उम्र में मैंने भक्ति देखी है। जब भक्ति, और मैंने कितनी बार का, अनिल भाई बोल चुके, मैंने कितनी बार कही इस बात को संजीव भाई, कि जब 14 के बाद धर्म बदल गया, राजनीति बदल गई, सिस्टम बदल गया, लोग बदल गए, तो ये तो सब होना ही होना था। और ये बात बिल्कुल सच है, और मैंने एक नहीं सैकड़ों बार कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर राजनाथ जी ने थोड़ा सा समझा होता इस बात को, उन्होंने प्रचार विभाग का अपना बनाया होता, तो आज राजनाथ जी फिर पीएम बनने के उसमें थे पूरे। लेकिन वो शौक में जोश में कर गए, जैसे अडवाणी बोल गए थे गुजरात के समय पर, जब अटल जी तैयार वो थे कि नहीं, अडामेंट थे कि नहीं, हटाना ही हटाना है, उन्होंने कहा माफ कीजिए, छोड़ दीजिए। तो आज देखिए राजनाथ जी कहाँ है और कहाँ पर अडवाणी जी है। अब ये वक्त है, एक आदमी चाय वाला बेवजह झूठ चाय वाला करके कहां से कहां पहुंच गया, वो ना पटरी पता, ना ट्रेन पता, रेल पता, ना डिग्री पता, ना सिस्टम पता। एक आदमी कहता है देश में कबीर, गुरु नानक और गोरखपुर वाले महंत एक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे, हम आराम से सुनते और कोई हमें कुछ पता ही नहीं। एक आदमी पीएम बन के जब बोलता है देश में कि मंगलसूत्र, दुकान और यादव ये लूट ले गए, वो लूट ले गई, हम सुनते हैं आराम से, हमारा कोई रिएक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम हिंदुत्व मुसलमान के नाम पे इतने अंधे हो चुके हैं। लेकिन शायद अगर जैसे बांग्लादेश ऐसी छोटी जगह पर आंखें खुल रही हैं, अभी लंका में भी हुआ था, आंखें तो खुलेगी, आज नहीं खुलेगी, कब खुलेगी? और एक बात और भी है, अब एक लिमिट, जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने कहा, वो इससे फर्क पड़ेगा, इस देश में बहुत फर्क पड़ेगा। आप इस पे, वो मुझे पता है और आप सबको पता है कि विश्वास प्रताप जी कैसे, वो कोई सामाजिकता से या नैतिकता से थोड़ी एमपी बने थे, एक तरीके से कत्ल करके वो राजीव गांधी का वो बने थे, और कितनों कत्ल करा, कितनी की हत्याएं हुई, और कितने लोग बेगुनाह चले गए। तो संजीव भाई, इस देश को अब जा कहाँ पहुंच गया, और समय पर पहुंच गया। तो हमारे पास ऐसे लोग, चैनल के लोग या ऊपर वाला जो नेचर है, उसका कुछ तो इस बात के ऊपर रहम करेगा ना, रहम तो करेगा ना, कि हमारे लोग नीट पे मरने ना पाए, हमारे लोग उसमें बेसमेंट में हमारे बनने वाले आईएएस, हमारे बनने वाले आईपीएस, आईआरएस, वो पानी में डूब के मरने ना पाए। कहीं ना कहीं कोई तो सोचेगा इस चीज को, कोई नहीं सोच रहा। अब आप बताओ संजीव भाई, ये तो आप तो इसको टिप्पणी करिएगा इस पे, इस देश का वो ब्यूरोक्रेट जो कहां नहीं रहा, इतना बड़ा नाम अश्विनी वैष्णव भाई ने रेल मंत्री बना दिया, एक बात पे भड़क गया। तो वो भाषा थी अश्विनी वैष्णव की, कह रहा छोटी छोटी रील, अगर रील तो बनी रही है, 2 दिन में रोज घटनाएं हो रही हैं, और आप उसको जवाब देने के, और वो कहां पर हो रहा है, विधुड़ी टाइप जवाब मिल रहा है, सेंट्रल विस्टा में। हम आज भी समझ नहीं पाए कि हम कहाँ रुकेंगे जाके, और हमारे और वो जान रहे हैं कि हाँ पानी उतर रहा है। देखिए अब इस समय बीजेपी का
मोदी जी का, शाह जी का, जो पानी, जो बाढ़ के बाद पानी उतरता है ना, पानी उतर रहा है, लेकिन कहीं उतरते उतरते इतनी देर ना हो जाए संजीव भाई कि हमारे नौजवान और बेरोजगार जो हमारे नौनिहाल हैं उनके ऊपर कोई समस्या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, पानी बाढ़ का उतर रहा है, फैक्ट है, लेकिन वो यानी मैं सभी से पूछूंगा सर, मैं अनिल सर आपसे लेकर पुनः सुशील सर तक जाऊंगा कि जो ये दो बैसाखियां हैं, वो जो अब जो हम बार बार बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम, वो जो एटीएम को उलीचने का काम करना है उनको, बिना शायद एटीएम को उलीचे वो इस बात को, उनका अपना वोट बैंक जो है, बार बार जो चीजें निकल रही है सीधे सीधे प्रहार है उनके अपने वोट बैंक पे। लेकिन लगता क्या यही यही माना जाए कि अभी तो जो जब तक एटीएम खाली नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, तब तक यही कुछ चलता रहेगा और अभी देश को शायद ये कुछ सहना होगा कुछ दिन और। अनिल सर आपसे शुरू करो। नहीं नहीं, देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, इसका दूसरा उदाहरण आ गया है। कुछ नहीं, यहाँ के बारे में भी 2-3 महीना पहले तक तो किसी को ये अंदाजा नहीं था कि हसीना का क्या होने वाला है, और उसके बाद इतने लोगों को मारने के बाद भी लोगों को लग रहा था कि ये सख्त है बहुत और उनका सब चीज कंट्रोल में किया हुआ है। आपने श्रीलंका वाला देख ही चुके हैं आप। तो आप ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या होता है कि आपको आपका जो थर्मामीटर है उसमें आपको पता नहीं चलता है। जिस तरह का हम लोग का बहुत मतलब कमजोर थर्मामीटर है जिसका मरकरी में पानी रखा हुआ है, तो इसीलिए उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। अब वहां पर प्रॉब्लम आ गया है कि अभी अभी मतलब देखिए क्या होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश में जहां वहां कम्युनल पॉलिटिक्स वो नहीं कर रही थी, लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि किसी की नहीं सुनना है, कोई विरोधी पक्ष का कोई मतलब नहीं है, पूरा डिक्टेटरशिप। इवन जो कॉमनल एलिमेंट्स भी था उनसे उनको मुकाबला करना था, जमात इस्लामी और जो बाकी जो बीएनपी है उससे भी अगर करना था, लेकिन आपको एक डेमोक्रेटिक नॉर्म के भीतर रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो चुनाव हुए थे, जो चुनाव में सबने कहा कि ये चुनाव फेयर नहीं था, तो वहाँ जो आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह और क्यों आ गया, और जबकि विपक्षी पार्टी संसद में है ही नहीं, बीएनपी ने बायकॉट कर दिया था इलेक्शन ही। तो इसीलिए ये अब सबको समझना चाहिए यहाँ जो भी है कि क्या वजह है, उसको एनालाइज करना चाहिए। श्रीलंका में आप देख ही लिए कि उस समय वहां भी किसी को न, वहां तो पता ही नहीं था कि इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और एकाएक झट से बैठ गया। तो इसीलिए इकोनॉमी के बारे में मालूम नहीं, तो सबका यही है कि हम लोगों की जो सस्टेनेबिलिटी है, हमारे यहाँ इतने साल लोकतंत्र चला इसलिए कि हमने वो जो संविधान में बनाया था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, कोशिश अगर हुई भी तोड़ने की तो उसको फिर से हमने रिगेन कर लिया और एक बार के बाद दूसरी बार गलती नहीं की। जैसे आपातकाल लगा, मतलब इंदिरा गांधी ने लगाया था, और उसके बाद कांग्रेस ने दोबारा न उसका समर्थन किया न उसके बारे में कभी सोचा। तो ये जो सीख करके चलना, ये हमको लग रहा है क्या कि नहीं है, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत वाला आइडिया है, और कांग्रेस मुक्त भारत और राहुल गांधी को नहीं मतलब ये देंगे, रोकेंगे किसी भी तरह, ये आइडिया है, ये बेसिक जो डिक्टेटरशिप वाला आइडिया है वो नहीं चलने वाला है, ये इनको समझ जाना चाहिए। और जब देख लीजिए कि वहां पर ये तो बहुत बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश वगैरह उसके मुकाबले कुछ नहीं है यहाँ, और यहाँ पर तो एक ट्रेडिशन है पॉलिटिक्स का, जिसमें कि मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक गांधीयन मूवमेंट का बहुत बड़ा मतलब जिसको कहिए इतिहास है। जेपी से लेकर के और भी कई आप देख सकते हैं, इवन केजरीवाल का लीजिए, वीपी सिंह का लीजिए, लोग आ करके साथ समर्थन दिया। अब उनका हुआ क्या वो जाने दीजिए, लेकिन अहिंसक तरीके से बदलाव हो सकता है, ये दिखा चुके हैं। तो लेकिन ये जिस तरह से करना चाहते हैं उसमें कब क्या हो जाए कोई कहना मुश्किल है, तो चलने वाला नहीं है। एक चीज आप देख लीजिए कि इससे इतना तो पता चल रहा है, जो राहुल गांधी का जो हो रहा है, जो जिस तरह से उनका ग्राफ ऊपर हो रहा है, उससे एक कम से कम सहूलियत है
कि कम से कम लोगों को एक उम्मीद है, तो अल्टरनेटिव उनको है, ये अराजकता कम से कम नहीं है। एक अच्छे समय में, सही समय में ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस या राहुल गांधी ये सब आ करके कम से कम उन्होंने इतना इसके लिए एक विकल्प दे दिया है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। नहीं तो अगर इनके भरोसे अगर रहता तो बीजेपी तो खत्म हो ही रही थी। जिस तरह का बीजेपी के अंदर में इन्होंने कुछ डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, बाहर में भी होता और हमारे लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है और एडिशन है, तो इसीलिए हमको उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन इनको डरना चाहिए कि सब कुछ का रहते हुए आपको चौपर में बैठ करके भागना होता है। सब सारा ये जितना इंतजाम है उससे कोई फायदा नहीं होता है। अब वैसा ही हुआ था वहां भी, वो भी जहाज पे चढ़ के भाग गए थे। वो क्या नाम है उनका, जो वहां वाले थे, जी श्रीलंका। हाँ श्रीलंका वाले। तो वो भागना होता, पढ़ने की जरूरत हो सकती है, ये समझना चाहिए। एक अलार्म है जिसको कि देखने सबको मतलब इसको सुनने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इस अलार्म को सुनने की सबको जरूरत है। धनेंद्र सर, आपकी टिप्पणी सर। मैंने जो चीज और भी साथ साथ मैंने कहा था कि कब बैसाखियां भी कहीं थोड़ा सा हिलेंगी, उनको समझ में आएगा ये चीज। अनम्यूट कीजिएगा जी, क्या सवाल एक बार फिर से तो रहे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, मैंने यही कहा कि जो जिस तरीके का परिदृश्य है, इस परिदृश्य में जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है, जो बैसाखियां हैं, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो, उनमें भी कोई सेंस अभी दिखता नहीं है। वो एटीएम को खंगालने उलीचने में लगे हुए हैं। और देश जिस तरफ बढ़ रहा है, जो ये बंटवारा या जो नफरत की राजनीति है वो, और हम ये साथ साथ अभी कहा ही गया, हमने कहा भी कि देख लिया आपने, जो अति है जो की जाती है, या जो आप डिक्टेटरशिप है, वो उसका हाशिया हमने देख लिया अभी बांग्लादेश। देखिए, सब लोग जो है, जितने राजनेता हैं जो संसदीय राजनीति कर रहे हैं, वो सत्ता की राजनीति करते हैं। वो गरीबों की राजनीति नहीं करनी है। उनको दलितों, पिछड़ों या वंचितों या कमजोरों की राजनीति नहीं करनी। सबको दिखाई पड़ रहा है कि हम सत्ता में कैसे बने, लेकिन जब सत्ता पे खतरा आता दिखेगा तो भाग छोड़ के भागेंगे वो, आज नहीं कल। और ये देखिए, ये असम, ये जो जिसने भी कहा, हालांकि मैंने नहीं कहा था और लोगों ने कहा था, साले अनिल भाई साहब ने भी कहा था कि मध्यावधि चुनाव होगा, और ये होगा। अब ये लक्षण दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जितना ऊपर जाएंगे थर्मामीटर लेकर के, उतना जल्दी चुनाव हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे पे हमला किया, शरद पवार पे हमला किया, वो भी वो संकेत दे रहा है कि दोनों जो है, दोनों तरफ से जो दो ड्राइवर हो गए हैं, एक ट्रेन के दो ड्राइवर हैं। एक कह रहे हैं चर्चगेट चलो, एक कह रहे हैं विरार चलो। मतलब मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ, तो विरार जो है वो उत्तरी छोर है और चर्चगेट जो है वो दक्षिणी छोर है। तो अब वो बॉम्बे की जब ट्रेन, जो बॉम्बे को जानते हैं उनको शायद पता हो कि जो बॉम्बे की ट्रेन है उसमें दो ड्राइवर, मेट्रो वालों को भी पता है कि दोनों तरफ से ड्राइवर होते हैं, है ना। लेकिन एक ड्राइवर बन जाता है, एक गार्ड बन जाता है एक समय। लेकिन यहाँ पे दो ड्राइवर है, एक आदित्यनाथ जी, दूसरे अमित शाह जी। अब इन ड्राइवरों के साथ कुछ गार्ड भी लगे हुए हैं कि शायद हमको भी ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिल जाए। तो ये देश दरअसल कौन सबसे बड़ा हिंदू, इस होड़ में लगे हुए। और देखिए, यहीं पे बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जो पुराने, जो पढ़े लिखे समझदार सारे समाजों से जो मिल करके चलते थे, वो क्या करते थे, वो जानते थे कि बुरे वक्त में जब ढहने लगती है ना बिल्डिंग, तो बीच में रोकने वाला कोई सतह चाहिए या नहीं चाहिए। हनुमान जी जब उड़े थे लंका जाने के लिए, तो बीच में मैनाक पर्वत आया था ना, तो मैनाक पर्वत की बड़ी जरूरत है। इस 10 वर्षों में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सारे पर्वतों को ढा दिया। बोला कोई पर्वत नहीं चाहिए, मैं खुद ही पर्वत, मैं ही सब हूँ, हम ब्रह्मास्मि। तो हम ब्रह्मास्मि धरती पे कोई हुआ नहीं अब तक। ढेर सारे उदाहरण है, अभी बांग्लादेश उदाहरण है, श्रीलंका उदाहरण है, कितने उदाहरण है। तो इसलिए मुझे लगता है खेल खत्म हो चुका है, वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक कल कोई बता रहे थे यूट्यूबर को बैन करेंगे, बिल ले आ रहे हैं। अरे बिल मत ले आओ, पूरा देश लेके आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, बंद कर दो सबको, पूरे देश को जेल बना दो, एक बाउंड्री बनाओ और उसे माचिस लगाओ। कौन रोक रहा है तुमको, रोको, करो, देखो जरा। फिर तो तुम ही भगवान हो, तो भगवान हो ही तो क्या दिक्कत है, भगवान सृष्टि खत्म करना चाहते हैं, खत्म कर देंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे उसमें। ये कौन इनको बुद्धि दे रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी
वो एक और लाइन बोल दूं, वो जो था ना, वो जो उनके लिए जो बड़े कवि हुए महादास क्या महाकवि कालिदास, कि जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, तो उनको तो ब्राह्मण मिल गए थे जो लेके गए कि चलो यार हमारा काम करते हैं। यहाँ कोई ब्राह्मण भय नहीं, ये डाली गिरेगी तो पहले यही मरेंगे, बाकी पेड़ तो सुरक्षित रह जाएगा, जो पेड़ से दूर खड़े हैं वो भी सुरक्षित रह जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल सर क्या कहिएगा कि उसी डाली को काटने पर जो है वो जो बात धनंजय भाई ने कही और बाकी है ही है, आपकी टिप्पणी। संजीव जी, मैं तो वही परसेप्शन वाला पे अपनी बात पे फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने देखा कि जिस तरह से 2024 के बाद एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, और इस इकोसिस्टम में को अगर आप रीड करें तो सुदीप बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो बोला, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से एक प्रशासनिक ऑर्डर निकाले, और फिर हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह से एक लाइन टो की, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड एक कानून आया, और फिर आपने उसके बाद देखा होगा नुजूल संबंधी कानून आया, फिर आपने उसके बाद देखा होगा कि किस तरह से सांप्रदायिक बयानबाजी की जा रही है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा इको जो सिस्टम है वो एक बता रहा है कि उस विचारधारा का जो एक नेचुरल थिंकिंग है वो बर्स्ट होके सामने आ रही है, और ऑब्जेक्टिविटी की जो एक वैकल्पिक थिंकिंग होती है, जो एक आपकी विजडम है, वो उसमें नजर नहीं आ रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उनके पास किसी चीज को समझने और जानने की जो एक शक्ति होती है वो उस विचारधारा में है ही नहीं। तो टॉलरेंस जो होती है, जो आपको सिखाती है, और इसके माध्यम से आप सभी मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो देश के अंदर युवाओं की समस्या है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा है, तो जितने भी धरातल पे मुद्दे मौजूद हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको सिर्फ और सिर्फ कॉमनल लाइन के माध्यम से एक शैडो करना चाहते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि छाते में छेद इतने हो गए हैं कि पानी निकलना ही निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुचित सर, आपकी आखिरी टिप्पणी में चाहूंगा, एक छोटी सी टिप्पणी कि क्या रोक पाएंगे, जो हम यहाँ से शुरू हुए थे कि ये सब करके रोक पाएंगे, ये जितने पुराने संजीव कार्ड्स भाई, हैं। मैं भगवान मोदी के पक्ष में हूँ। मैं इसलिए पक्ष में हूँ, जब सत्ता मिले तो फिर बादशाह अकबर बन जाना चाहिए, फिर मशरूम खाएं। मन किया कि नई गाड़ी कोई आई है तो उन्होंने कहा चलो प्लेन, कहाँ अच्छा प्लेन मिलता है, उन्होंने कहा फ्रांस में अच्छा प्लेन मिलता है, कहीं ले आओ जाके उसको। उन्होंने कहा अच्छा घर है, कौन सा शहर, पेनवान्ट्रिया सबसे बड़ी कोठी है, उन्होंने कहा नया सेंट्रल विस्टा बनाएंगे। सोच ये होनी चाहिए ना। मुझे मालूम है लखनऊ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बंबई से पाव भाजी मंगवाते हैं, और जहां पर जो अच्छी चीज मिलती, जहाज बेचते, चार्टर बेचते, अपने आदमी को बेचते और वहां से मंगवाते। ये रखबाजी होनी चाहिए भाई। तो दिक्कत क्या, भगवान ने आपको मौका दिया है तो आप उसमें भी मतलब वो लाल अंगोछा पहन के घूमोगे क्या? मदराओ की साड़ी नहीं करोगे? संजीव भाई है क्या, जहां पर हिमाचल में आपकी नदियां बह रही हैं, नदियों शहर बहे जा रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, दक्षिण में वायनाड में गांव के गांव चले जा रहे हैं। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में 123 निर्दोष लोग, एक सूरज घोटे जाला करके, क्या बाबा क्या फर्जी था क्या था, वो केवल दलित निकला, बाद में जाने लोग इस चक्कर में उसको 121 मुंडों को भुला दिया सरकार ने, देश ने भुला दिया। 2 महीने बाद जांच आएगी, 2 दिन की जो सीआईटी थी उसने फ्री कर दिया बाबा को। कहाँ कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? तो कहीं ना कहीं नेचर भी तो सुनता है, कहीं ना कहीं नेचर भी तो सुनता है। तो मुझे लग रहा है ये लोग जो विपक्ष कर रहा है अच्छी बात है कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी में मैं एक बात के लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 10,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद उस व्यक्ति ने देश की नब्ज को पकड़ लिया है। वो नब्ज है इस देश में मोहब्बत, सौहार्द और सद्भावना, वो पकड़ लिया।
अब वो जनता कब इस बात को पकड़ पाए, जिस दिन पकड़ लेगी उस दिन सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे अभी कांग्रेस इतने साल से थी, इतने साल से थी, इतने साल से थी, या इसको नोट कर लिए इतने साल ही आएगी, या हो गया। धन्यवाद। बिल्कुल 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 ठीक। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, सुशील जी, धनंजय जी, अनिल जी और बिलाल भाई, एक शानदार और अच्छी चर्चा के लिए। और निकलकर फिर इसमें यही आया है कि जीत अंततः मोहब्बत की होगी, नफरत निश्चित तौर पर हारेगी। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइए ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।